हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में आपने बजटरी कंट्रोल का पार्ट थ्योरेटिकल देखा था, जिसमें जनरली आपने बजट का पार्ट देखा, बजटिंग का पार्ट देखा और बजटरी कंट्रोल की मीनिंग देखी। फिर आपने एलिमेंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल का पार्ट देखा और उसके बाद सीधा हम टाइप्स ऑफ बजट में आ गए थे, जिसमें हमने फंक्शनल बजट का पार्ट कवर किया था, जिसमें सेल्स बजट हो गया था, प्रोडक्शन हो गया था, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया था, जिसमें मेटेरियल हो गया था। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन तो पूरे नहीं कवर कराए थे, लेकिन हल्का हल्का सा बेस बता दिया था कि जनरली फॉर्मेट कैसे होता है। कि इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बजट सेल फॉर करंट ईयर दे रखी होगी, एक्चुअल भी दे रखी होगी। फिर उसके हिसाब से आपको बजट सेल फ्यूचर ईयर की निकालनी पड़ेगी, जिसमें आपको क्वांटिटी का पार्ट भी चेंज होगा और क्या पता रेट का पार्ट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट का पार्ट भी आपका चेंज हो सकता है। 9 रुपीज़ की जगह 10 रुपीज़ हो गई, 21 की जगह 20 हो गई, ऐसे आपने एग्जाम्पल में देखा था। फिर आपने प्रोडक्शन देखा था, उसमें आपने क्या देखा था कि जो भी आपका सेल का पार्ट निकला होता है उसके साथ प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करते हो और माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करते हो, तो आपका नेट प्रोडक्शन या जो भी ग्रॉस है, अगर आप उसमें लॉस जोड़ देते हो तो ग्रॉस निकल के आ जाता है। अगर आप कॉस्ट की बात करते हो तो सीधी सी बात है, क्या करते हो, जो भी पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी रेट है। लेकिन अगर आप अलग अलग देखोगे तो उस केस में आपने मटेरियल देखा, तो मटेरियल में आपने क्या देखा, अगर मटेरियल आपको परचेज निकालनी है टू बी, तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस है तो उससे रिलेटेड पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि 2 kg पर यूनिट हमको मटेरियल चाहिए, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल करना पड़ेगा और लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल करना पड़ेगा, जिससे आपका परचेज निकल के आएगा। यानी पहले आपको मटेरियल कंज्यूम चाहिए होगा, फिर उसके बाद मटेरियल परचेज निकलेगा। तो इसमें सारा प्रोसेस उल्टा है। उल्टा क्यों? क्योंकि पहले सेल्स एस्टिमेट करते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है और उसके बेसिस पे देखेंगे कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है, तो कंज्यूम के बेसिस पे परचेज निकला, ये आपने देखा था। अब आप देख रहे हैं लेबर बजट, फिर देखोगे प्लांट यूटिलाइजेशन, फिर ओवरहेड बजट। अब देखिए, ये बजट सारे बताने की ज़रूरत नहीं है और आपके एग्जाम में भी आने से रहे, थ्योरेटिकल पार्ट ही आएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब भी आप लेबर बजट की बात करते हो तो उसमें क्या आता है कि कितने नंबर ऑफ लेबर है। ठीक है, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ लेबर भी होगा और लेबर और भी होंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेबर और निकल के आ जाएंगे। टोटल लेबर और लेबर रेट पर यूनिट आपको दे रखी होगी, सॉरी लेबर रेट पर आवर दे रखी होगी। लेबर रेट पर आवर को टोटल लेबर आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेबर बजट निकल के आ जाएगा। अब देखिए, बजट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पर्टिकुलर हम देख रहे हैं वो किसके हिसाब से देख रहे हैं, बजट के हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपको लेबर और पर यूनिट दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा या आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आपके एमसीक्यूज में तो इतना आएगा नहीं बड़ा, तो जनरली क्या होगा कि प्रोडक्शन आपको दे रखा होगा। अब उसको जैसे आप लेबर और पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल लेबर और निकल के आ जाएंगे, ऐसे भी होता है। तो टोटल लेबर और निकल के आ गए, उसके बाद इनटू क्या करना है आपको, रेट पर आवर करना है, रेट पर लेबर आवर। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो अगर आपको पता है कि लेबर और बजट बनाना है तो उस केस में क्या होगा, वो और से रिलेटेड, वो वैल्यू से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू का बनाना है तो इनटू क्या कर देना है, रेट पर लेबर और कर देनी है। अब देखिए, एक बजट क्यों बनता है, क्योंकि जनरली लेबर बजट बनेगा तो उसमें क्या होगा, ग्रेड तय होगी, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर। तो जिससे एक तरीके से फाइनेंशियल बजट बनाओगे, उसमें आपको क्या होगा, कितने लेबर कॉस्ट लग रही है वो पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगी। ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, लेबर टर्नओवर क्या है, जनरली वो भी पता चल जाएगा कि कितने लेबर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगा जनवरी में कितने वर्कर थे, फरवरी में कितने वर्कर थे, मार्च में कितने वर्कर थे, वो पता चल जाएगा। तो लेबर टर्नओवर पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो कितनी ट्रेनिंग देनी है पर्टिकुलर पर्सन को। जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको मुझे कितनी ट्रेनिंग देनी है, जिससे धीरे धीरे वो स्किल्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो लेबर बजट से बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्कर भी पता चल रहे हैं, लेबर और भी पता चल रहे हैं और लेबर कॉस्ट भी पता चल रही है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, द लेबर कंटेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ प्रोडक्शन एज पर प्रोडक्शन बजट इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेड एंड ट्रेड्स ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड एंड द लेबर टाइम फॉर ईच जॉब ऑपरेशन प्रोसेस। क्योंकि आपने प्रोडक्शन के थ्रू पता किया कि हमें जितना प्रोडक्शन करना है उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, तो किसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। अभी मैंने आपको बताया था कि बजटेड प्रोडक्शन आपको दे रखा है और इनटू लेबर और पर यूनिट दे रखी है। तो आपको बताया कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर और रिक्वायर्ड है, कि एक यूनिट बनाने के लिए अगर 4 लेबर और है, तो अगर आप 5000 यूनिट बनाते हो जनवरी के मंथ में, तो 5000 इंटू 4, 20,000 लेबर और चाहिए होगा। और हर लेबर और कितनी रेट मांगता है, 10 रुपीज़ मांगता है। तो 20,000 इंटू 10 यानी लेबर कॉस्ट लग जाएगी 2 लाख। इस तरीके से आपको सोचना है। तो नॉर्मल क्या है, ये लेबर कॉस्ट बजट है। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे, अगर ऑर्स की बात करेंगे तो लेबर और। ठीक, तो ये बोल रहा है कि हर ग्रेड और ट्रेड के हिसाब से, कह रहा है ना, डिटरमिन्ड इन टर्म ऑफ ग्रेड्स एंड ट्रेड ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड एंड लेबर टाइम फॉर ईच जॉब ऑपरेशन एंड प्रोसेस। हर पर्टिकुलर ऑपरेशन प्रोसेस जॉब की लेबर टाइम कितनी होगी वो देखनी है।
फिर देखिए रेट्स ऑफ पे, अलाउंस, बोनस एटसेट्रा ऑफ ईच कैटेगरी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उसके हिसाब से। एंड लेबर कॉस्ट टू बी सेट फॉर ईच बजट सेंटर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वेज रेट विद द लेबर और फॉर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बजटेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने जो आपको बताया वही, कि अगर मैं मान के चलो बोल रहा हूँ कि 5000 यूनिट जनवरी के मंथ में प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 आवर्स पर यूनिट है, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, वेज रेट से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि क्या है 10 रुपीज़ पर आवर है, क्योंकि ये 20,000 आवर्स जनवरी के आ गए कि इतने लेबर आवर की रिक्वायरमेंट है इतनी यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। और हर लेबर आवर की जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 10 रुपीज़, समझ गए। तो ये पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट में लाइन दे दी जाती है, जो कि आप क्या करते हो क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हो बड़े बड़े, तो आप उसको थ्योरी के फॉर्म में कर सकते हो। वैसे ही आपका आ गया प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। अब देखिए याद रखना कि ये भी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट से लिंक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा एक तरीके से प्रोडक्शन बजट बना है, तो हमें हमें पता है कि हमें अपने प्रोडक्शन को फुलफिल करना है उसकी रिक्वायरमेंट को, तो उस हिसाब से प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो जनरली उसमें लेबर ही काम नहीं आते, आपको पता है कि ज़्यादा पार्ट कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी हम बोल सकते हैं मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है और साथ में लेबर भी होते हैं। आजकल तो ये हो गया कि मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट की जनरली कितनी कैपेसिटी है जो यूटिलाइज हो रही है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मान के चलो कि 2 डिपार्टमेंट है ए और बी, तो अगर बजट बनाना है तो एक डिपार्टमेंट ए बोल दिया, उसमें 1 मशीन काम आ रही है, 2 मशीन काम आ रही है, 3 मशीन काम आ रही है। बी में भी क्या हो रही है, 1 2 3 ऐसे नंबर दे दिए मशीन को। अब ये बोल रहा है कि इस मशीन के कितने आवर्स अवेलेबल हैं, यानी ये एक साल में कितना काम कर पाएगी, 5000 आवर्स मशीन आवर्स, इसके 4000 है, इस तरीके से हो गया। अब उसमें से देखो कितने लॉस्ट हो जाते हैं, जनरली मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है या कभी कभी टेक्निकल फेलियर हो जाता है, तो आपको पता है कि 200 आवर्स तो लॉस्ट होंगे ही होंगे नॉर्मल, तो बाकी कितना बचा, 4800 बचा, ठीक। तो उस हिसाब से जनरली आपने जो भी 4800 निकाल दिया, तो ये बोल रहा है कि मशीन जो है ना पर ओवर के हिसाब से कितना आउटपुट निकाल रही है, वो भी जनरली आप निकाल लो कि आउटपुट पर स्टैंडर्ड ओवर कितना निकल के आ रहा है। तो वो सारा किसके थ्रू पता चल जाता है, मशीनरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। तो ये बोला प्लांट यूटिलाइजेशन बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी टू मीट द बजटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। इट इज़ ए फोरकास्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटीज अवेलेबल फॉर फुलफिलिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोडक्शन बजट, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है इट इज़ ए फोरकास्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी अवेलेबल फॉर फुलफिलिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, रॉ मेटेरियल कहाँ जाएगा, मशीन में जाएगा, तब जाके वो फिनिश गुड्स आउटपुट निकाल के देगा। तो कितना प्रोडक्शन चाहिए वो किसकी वजह से होगा, मशीनरी की हेल्प से होगा और लेबर की हेल्प से। लेबर क्या करेगा, उस मशीन को यूटिलाइज करेगा। दिस बजट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्किंग और अदर कन्वीनियंट यूनिट्स। तो जनरली ये बोल रहा है कि इस बजट को आप वर्किंग और या अदर कन्वीनियंट यूनिट में कर सकते हो, निकाल सकते हो। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। इट विल बी बेस्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन फॉर सेल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए मशीन यूज हो चुकी है, कितने आवर्स उसने काम किया, तो आपको बताया कि अगर उसने 6 साल तक काम किया और हम बोल सकते हैं कि हर साल उसने 10,000 मशीन और काम किया, तो 10,000 इंटू 6 60,000 मशीन और काम हो चुका है। तो आपको पता चल गया कि जनरली इतने मशीन और चल लग चुके हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए अगर मशीन और आपको दे रखा है और आपको पता है कि आपका ऑर्स पर यूनिट का पार्ट दे रखा है, अगर आप 60,000 के नीचे ऑर्स का पार्ट डिवाइड कर दोगे जो भी पार्ट है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट मतलब आउटपुट निकल के आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके मशीन और 60,000 है और आपका ऑर्स पर यूनिट दे रखा है, जैसे मान के चलो कि 20 ऑर्स पर यूनिट दे रखा है, तो 60,000 अपॉन 20 करोगे तो आपका आउटपुट भी निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। इट विल प्रोवाइड द बेस फॉर रीजनेबल डेप्रिसिएशन सो दैट मशीन कैन बी रिप्लेस इन फ्यूचर। कई जगह आप देखते हो जब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, तो वो जो हर साल क्या होती है कितनी मशीन ओवर लगते हैं, उसके बेसिस पे उसकी लाइफ भी डिटरमिन कर लेते हो कि उसकी लाइफ क्या रहेगी, और उस बेसिस पे आप क्या करते हो उसको डेप्रिशिएट करके वो बेचने के काम आ सकती है, यानी रिप्लेस करने के काम में आ सकती है कि जब भी आपको नई मशीन लेनी है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपने निकाल ली है। इट मे बी बेस्ड फॉर द न्यू इन्वेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि मशीन पुरानी हो गई है, अब नए इन्वेंशन की जरूरत है। इसके अलावा आपको क्या बता दिया, इट विल इंडिकेट द बजटेड मशीन लोड ऑन डिपार्टमेंट और मशीन। तो यहाँ पे एक तरीके से बोलते हैं कि मशीन कितना लोड लेती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कितना ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। या बोल रहा है कि जो मशीन्स है, यानी मशीन का ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो पर्टिकुलर मशीन है वो कितनी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। मान के चलो कि 10 मशीन का ग्रुप है और उसमें 2 मशीन बहुत ज़्यादा क्या करती है, लोड लेती है, और बाकी 8 मशीन नॉर्मल काम आती है, तो इनका यूज़ ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इनका रिप्लेस का पार्ट भी जल्दी होगा, जबकि 8 मशीन इतना लोड नहीं लेती, तो इनका रिप्लेस का पार्ट कम रहेगा, तो इनके आवर्स भी ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, ठीक।
अब देखिए आपने ओवरहेड बजट देखा, तो ओवरहेड बजट में यहाँ पे तो दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही दे रखा है। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएंगे, वही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस का रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया, सप्लाईज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंस, वो सारे का एक बजट बना सकते हो। आप बोलोगे कैसे बनाएंगे, देखिए अलग अलग बना सकते हो। अकाउंटिंग से रिलेटेड कितना है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितना है, ऐसे हो गया, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, इस तरीके से आप बांट सकते हो, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन अप टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखिए ये इनडायरेक्ट है। अब इसमें क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। आप चाहे तो सेमी वेरिएबल को अलग कर सकते हो। आपको पता है कि सेमी वेरिएबल को अलग करने का फॉर्मूला क्या होता है, वही डिफरेंस इन कॉस्ट, ठीक है, अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, जिससे क्या निकल के आती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आती है। अगर आपको ध्यान हो तो इसके 3 मेथड होते हैं, तो मैं आपको भी चलो लास्ट में बता दूंगा कि इसके 3 मेथड कौन से हैं, या मैं क्वेश्चन बता दूंगा जो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में एक बार आया था, वो ढूंढ के मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको बताऊंगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी एक तरीके से अलग अलग तरीकों से निकल के आ सकती है। एक आपका लीस्ट स्क्वायर भी होता है और एक हाई एंड लो मेथड भी होता है। लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे करके सेमी वेरिएबल को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में अलग कर लेते हैं, यानी सेमी वेरिएबल में से फिक्स कॉस्ट का पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आता है। फिर बोल रहा है एंड कलेक्शन देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर सेटिंग द ओवरहेड रेट्स, लेवल ऑफ एक्टिविटी में भी एक्चुअल, बजटेड लेवल और नॉर्मल कैपेसिटी, ये हो गया। एस्टेब्लिशिंग द वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव ओवर, यानी जैसे आप फ्लेक्सिबल बजट बोलते हो ना, तो उसके हिसाब से आप लेवल ऑफ एक्टिविटी भी डिटर्मिन कर सकते हो। 70% लेवल पे क्या काम हो रहा है, 80% पे क्या काम हो रहा है। इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव ओवर, जो हमने पिछली वीडियोज में जैसे ओवरहेड वेरिएंस देखे, तो उस केसेस में हमने क्या करा, जैसे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो उसी तरीके से एक्चुअल ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बजट बना रहे हैं, एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं है ना, तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं। फिर आपका आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं। इसमें आप सेलिंग का अलग बना सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग बना सकते हो, ऐसे भी होता है। अब देखिए इसमें जनरली कैसे कर सकते हो, अगर आपको बजट कैसे भी बनाना है वो आपके ऊपर है, मैंने बताया फॉर्मेट, फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, जिसमें जनरली क्या होता है कि जैसे सेल्समैन होता है उसको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि वो डायरेक्टली काम कर रहा है, कमीशन दे रहे हो उसको, सेल्समैन के एक्सपेंस हो गए। ठीक है, उसके कन्वेंस के हो गए आने जाने के, या उसको आपने कार प्रोवाइड करी तो जो भी डेप्रिशिएशन लग रहा है वो सारा पार्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा सेल्स ऑफिस है, आपको पता है, तो सेल्स ऑफिस में जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो सेलिंग कर रहे हैं वो हम बोल सकते हैं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो हो गए। फिर आपने सेल्स ऑफिस एक्सपेंस अलग बना दिया। फिर आपका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हुआ, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का अलग बना दिया, क्योंकि सेल्स ऑफिस में तो जनरली क्या होगा, जो ऑफिस में काम करने वाले पर्सन है उसको सैलरी दी। जो सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट दिया, रेट्स दिए, जो भी पार्ट है। डेप्रिशिएशन लगा, सेल्स ऑफिस से रिलेटेड जो भी मशीनरीज हैं, जो भी इक्विपमेंट है उस पर, पोस्टेज स्टेशनरी हो गया, ये पार्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके गोडाउन की वेजेस लगेगी। आप ड्राइवर हायर करके बैठे हो क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट के लिए लाने ले जाने के लिए, तो आपको पता है कि गोडाउन की वेजेस लग रही है, गोडाउन का रेंट लग रहा है, ड्राइवर की वेजेस लग रही है, लॉरी एक्सपेंस लग रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। एडवर्टीजमेंट की बात करोगे तो आप क्या करते हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल वहाँ पे ऐड करते हो। रोड साइड बहुत सारी ऐड होती हैं, वो सारे ऐड होती है। कूपन ऑफर देते हो, आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्या होता है, ऑफर दिए जाते हैं। आप देखते हैं कई जने शेयर करते रहते हो और विन कीजिए, ठीक है, कि 500 का आपको अमेजन का वाउचर मिलेगा या कंपनी की तरफ से मोबाइल मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा तब जाके ही वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे आपने मैगी का ब्रांड देखा होगा, ठीक है, आपने yippee नूडल देखा होगा। अब एक नया ब्रांड है कोई सा, जो कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, यानी 2 साल से देख रहा हूँ मैं। तो वो क्या करती है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे होता जा रहा है। वाई वाई नाम से वो क्या कर रही है, ऐड करती जा रही है। वो कैसे करती है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा करती है। वो क्या करती है, जो क्विज खेलते हैं, जैसे मैं भी पहले बहुत पहले खेलता था 2-3 ईयर्स पहले, तो उसमें क्या होता था, आपको शेयर करना पड़ता है, बस उनकी पोस्ट लाइक करना पड़ता है, नीचे कमेंट करना पड़ता है, 4-5 जनों को टैग करना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो भी आएंगे, वो भी खेलेंगे। ऐसे करके पता चलेगा वो लोगों को ये है। कभी कभी क्या बोलेंगे, हमारे प्रोडक्ट के साथ फ़ोटो खिंचाओ, तो उनको ख़रीदना ही पड़ेगा, खरीदेंगे तो इनकी सेल भी बढ़ेगी। ऐसे भी होता है। तो ये बहुत सारे क्या करते हैं, टेक्निक अपनाते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया, बजट बना लिया।
कि जनरली हमारे एडवर्टीजमेंट का कितना एक्सपेंस होगा, या सोशल मीडिया का कितना एक्सपेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होगा, ऑफिस का कितना लगेगा, डायरेक्टली कितना लगेगा, वो सारा आ गया। फिर भी आप ये पढ़ के देख लेना, ये दे रखे हैं और क्या। ठीक, फिर इसी तरीके से आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हो गए। अब देखिए इसमें इतना पार्ट वैसे कवर नहीं है, लेकिन इसमें क्या बोला, दिस डिपेंड मोस्टली ऑन मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट द प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन हैंड एंड द प्रपोज प्रोजेक्ट। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, नए नए प्रोडक्ट को इन्वेंट करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिसर्च का काम करवाएंगे किसी न किसी से, तो नए प्रोडक्ट निकल के आएंगे। देखो जैसे हमने बोला कि कोल्ड ड्रिंक क्या आती है, आपने देखा होगा कि पेप्सी की अगर आती है तो ब्लैक की आती है, या कोई सी कंपनी थी शायद पेप्सी थी, ब्लैक थी, एक बार वो ब्लू भी लेके आ गई थी, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो चला नहीं, ठीक है। तो वो एक उन्होंने रिसर्च की थी कि पर्टिकुलर ये इसका फ्लेवर अच्छा होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, फिर एडवर्टीजमेंट में भी एक्सपेंडिचर किया, लेकिन वो चला नहीं। तो एक तरीके से रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्या आता है, आपको पता है कि पेटेंट का राइट होता है, इनिशियल सैंपल होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, और हम बोलते हैं कि कस्टमर की फैशन हो गया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो गई, कस्टमर का इंटरेस्ट हो गया, या सोशल इंटरेस्ट हो गया, उसके बेसिस पे भी आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट करते रहना चाहिए। फिर आपको बोल दिया फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट में क्या हो गया, दो आ गए, एक तो कैश बजट आता है। देखिए कैश बजट इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कैश बजट में होता ही क्या है। कैश बजट में ये होता है कि जनरली आपको क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस उसमें जितना भी कैश रिसिप्ट आया वो आपने ऐड कर दिया। तो पहले आप ये सोचते हो कि क्या क्या कैश आएगा, फिर सोचते हो कि उसमें से क्या कैश पेमेंट होगा, क्योंकि आप बजट बना रहे हो, एक्चुअल नहीं बोल रहे। क्योंकि एक्चुअल में तो क्या होगा, आपको ये पता होगा कि सॉरी एक्चुअल में तो क्या होगा, आप एक्चुअली उस वक्त पे करोगे या रिसिप्ट करोगे, तो वो कैसे भी हो सकता है पहले। लेकिन जब आप बजट बना रहे हो तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, ओपनिंग के साथ ये सोच रहे हो कि मेरे साल के दौरान क्या क्या कैश आएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस ही होता है ओपनिंग, फिर कैश रिसिप्ट, टोटल आ गया, टोटल कैश कितना अवेलेबल है उसमें से कैश पेमेंट लेस किया, तो बाकी क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहला काम ही क्या होता है, ये सोचने का कि क्या रिसिप्ट आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कैश फोरकास्ट प्रिसीड्स ए कैश बजट। ए कैश फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट शोइंग द अमाउंट ऑफ कैश विच वुड बी अवेलेबल इन ए फ्यूचर पीरियड। इसका मतलब आपके पास बैलेंस कितना अवेलेबल होगा, जिसके लिए जनरली क्या होता है, दो डिटेल्ड एस्टिमेट होते हैं, एक तो कैश रिसिप्ट और एक है कैश पेमेंट, जिसको कैश डिसबर्समेंट भी बोलते हैं। एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट आर प्रिपेयर्ड ऑन ए मंथली बेसिस एंड डिपेंड अपॉन एस्टिमेटेड कैश सेल। अब देखिए जनरली इसमें क्या आता है, सबको पता रहता है, कैश सेल, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स यानी कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, या कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर भी बोल सकते हो। इसके अलावा आपके पास पुरानी एसेट्स थी, आपने बेच दी, आपने बैंक से लोन लिया, वो पर्टिकुलर पार्ट आ गया, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उस पर आपको डिविडेंड मिला, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो जनरली आपको रिसिप्ट के फॉर्म में मिल सकती है। पेमेंट जनरली ज़्यादा होते हैं क्योंकि खर्चे होते हैं, ऑफिस के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, इसी तरीके से सेलिंग के हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के हो गए, वो सारा पे कर रहे हो। फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, उस पर पे कर रहे हो। आप गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल उसका पेमेंट कर रहे हो, कैश परचेजेज जिसको आप बोलते हो। पेमेंट टू सप्लायर बोल रहे हो, वो सारा पार्ट किस में आ जाएगा, आपका कैश डिस्बर्समेंट में आ जाएगा। आपने लोन लिया तो उसका पेमेंट कर रहे हो, आप सप्लायर को एडवांस दे रहे हो, ये देखो सारा पार्ट इसमें दे दिया। वैसे कुछ भी लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट वाले पार्ट में चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, याद रखना दोनों पार्ट लिया जाता है। और सबसे पहले आपका कैश रिसिप्ट देखते हो, फिर कैश पेमेंट देखते हो, ये भी याद रख लेना। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्रोबेबल कैश पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्लांट ऑपरेशन इज इंडिकेटेड एंड दस द एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैश इज नोन। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस आपका नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन अरेंजिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन एडवांस टू मीट द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश और मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन टाइम ऑफ कैश इन एक्सेस। अगर आपका पेमेंट का पार्ट ज़्यादा आ रहा है, आपको पता है कि आप मंथली बजट देख रहे हो कि आगे आने वाले 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अभी आप दिसंबर पे खड़े हो, अब आप जनवरी फरवरी मार्च का देखना चाहते हो, तो जनवरी में कितना ओवरड्राफ्ट होगा या पॉजिटिव होगा, फरवरी में कितना ओवरड्राफ्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो कैश की शॉर्टेज होगी या नहीं होगी, या हमें और इन्वेस्टमेंट कैश पड़ा हुआ है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडी वेफडी के फॉर्म में, कहीं पे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपके पास कैश अवेलेबल है या नहीं। कैश कैन बी कोऑर्डिनेटेड इन रिलेशन टू टोटल वर्किंग कैपिटल, सेल्स, इन्वेस्टमेंट एंड डेट। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से कैश कोऑर्डिनेट हो सकता है। फिर आपको बोल दिया साउंड बेसिस फॉर क्रेडिट फॉर करंट कंट्रोल ऑफ कैश पोजीशन इज एस्टेब्लिश। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बोल दिया ना, तो ऑब्जेक्टिव में ये तो बोल दिया कि साउंड बेसिस फॉर क्रेडिट फॉर करंट कंट्रोल ऑफ कैश पोजीशन इज एस्टेब्लिश्ड। तो जनरली देखिए आपने उधार लिया है, उस बेसिस पे आपको पता है कि आप आराम से पे कर सकते हो क्योंकि आपके पास लिक्विड की पोजीशन है।
तो आप ये नहीं कि सामने वाले को 3-3 महीने 4 महीने बाद पे कर रहे हो या उससे इस महीने की उधार ले रहे हो, ये बोल सकते हो, क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट का पार्ट भी ज़्यादा लगेगा और फाइनेंस की कॉस्ट भी ज़्यादा इंकर होगी। तो आप रेगुलरली पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लिक्विड पोजीशन बताती है, आपकी अच्छी पोजीशन बताती है। द इफेक्ट ऑफ सडन एंड सीजनल रिक्वायरमेंट, तो आपके पास लिक्विड पड़ा है, लार्ज स्टॉक चाहिए, डिले इन कलेक्शन और रिसिप्ट एटसेट्रा। तो कभी कभी बजट के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि देखिए आपने अपने वर्किंग नोट में कभी कभी बनाया होगा कि जो हमें कैश मिलता है वो क्या मिलता है, अगले 2 महीने में मिलता है, ठीक है, यानी 60 डेज बाद मिलता है, ऐसे हो गया। 3 महीने बाद मिलता है जनरली, 50% कम मिलता है, अगले महीने मिलता है, और बाकी 50% उसके अगले महीने मिलता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन खूब सारे किए होंगे बी कॉम वाले पार्ट में या एम कॉम वाले पार्ट में। तो जनरली क्या पता चल जाएगा कि जो रिसिप्ट मिल रही है उसमें कितना डिले हो रहा है, ये सारा पता चल जाएगा। अब देखिए याद रख लेना, एक बार एग्जाम में ये आया था, अब वैसे तो नहीं आएगा लेकिन क्या है क्योंकि आ चुका है तो मेरे हिसाब से चांस कम है, लेकिन फिर भी याद रखना कि इसके 3 मेथड है। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो मैंने बताया भी नॉर्मल, एक होता है एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट मेथड, जिसमें जनरली क्या होता है वो जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, ऐड लेस करते हो, एडजस्ट करते हो। जैसे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरा सा पार्ट देखा है ना, वैसे ही सोचिए, थोड़ा पार्ट वो आएगा और थोड़ा पार्ट क्या आएगा, आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज का आएगा। कैसे अभी मैं आपको हल्का सा बता दूंगा। और एक आता है बैलेंस शीट मेथड, जिसमें क्या होता है आप एक परफॉर्मा बैलेंस शीट बनाते हो, यानी एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हो। परफॉर्मा बैलेंस शीट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कैश या बैंक को बैलेंसिंग फिगर से देख रहे हो, तो आपका कैश या बैंक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, शेयर कैपिटल कितनी है, या पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, ऐसे मान के चलो। फिर रिजर्व एंड सरप्लस कितने है, ऐसे हो गया। फिर लोन कितना है, ये पार्ट आ गया। यहाँ फिक्स रेट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, वो आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। जैसे ही सबके आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो कैश या बैंक आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ आएगा एसेट में, नेगेटिव आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से वो बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। और एडजस्टेड पीएनएल तो अगर आपको सोचना है तो जैसे आपने फंड फ्लो में सोचा होगा, या जैसे आपने, मैं बोल सकता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड सोचा होगा, वैसे सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यही देखा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। और याद रखना कि इसमें जनरली एक्रूअल या एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं रहता, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की। तो जो ड्यू बेसिस का पार्ट है, जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में देखते हो, वो पार्ट इसमें नहीं रहता। इसमें हम देखते हैं कि कैश कितना आया, कैश कितना गया, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो पिछले साल का ड्यू इस साल मिल रहा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको उसी साल ले लेते हैं जिस साल हमें मिल रहा है, जिस साल हमने पे किया है। तो हम उस हिसाब से बजट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं कि हम एडवांस पे कर देंगे, तो उस हिसाब से कि हम अप्रैल मंथ का फरवरी में पे कर देंगे तो हम फरवरी में दिखा रहे हैं। ये नहीं कि अप्रैल में हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फरवरी में ही जो ज़्यादा पे किया है उसको हमें एडजस्टमेंट के फॉर्म में या प्रीपेड के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, वैसे तो आप पढ़े लिखे हो, आपने बीकॉम ये की हुई है, तो आराम से आपने देखा होगा और कैलकुलेशन भी की होगी। तो देखिए आपको ये दिख जाता है, जैसे रिसिप्ट दे रखा है, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, टोटल कैश हो गया, टोटल रिसिप्ट, ये टोटल पेमेंट, ये नेट कैश रिसिप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बिगिनिंग में कैश बैलेंस यहाँ दे रखा है, ऐसे दे रखा है। फिर यहाँ पे जो आपका क्या कर रखा है, ये टोटल कर रखा है। फिर ये लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो ये टिपिकल फॉर्मेट बनाया हुआ है, लेकिन सिंपल क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट और माइनस क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट निकल के आ जाता है। इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। फिर एडजस्टेड पीएनएल आपको दिखाऊं, देखिए एडजस्टेड पीएनएल है, तो इसका अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है जैसे, तो इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी की सारी, ओपनिंग क्लोजिंग। तो देखिए जैसे जनरली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखे थे कि आप मशीन अकाउंट बनाते हो, जिससे आप क्या करते हो, पर्टिकुलर निकालते हो कितना बेचा है पार्ट, मशीन बेची है, खरीदी है, वो पर्टिकुलर देखना हो, प्रॉफिट पे बेची है, लॉस पे बेची है, तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। तभी तो देखिए कैश बजट बना हुआ है, एडजस्टेड पीएनएल। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, अगर आपको ध्यान हो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है नीचे, है ना। तो ओपनिंग जैसे ही करोगे उसके साथ प्लस क्या करना है, आपको प्रॉफिट करना है साल का। तो देखिए ये रहा, वैसे इसने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने अपनी रेफरेंस बुक में, बीकॉम की बुक में देखा हो, तो नेट प्रॉफिट आता है, ठीक, फॉर द ईयर। फिर उसके साथ ऐड क्या हो जाते हैं, जो भी नॉन कैश वाले एक्सपेंस है, जो भी नॉन कैश, तो क्या होते हैं, डेप्रीशिएशन हो गया, जो भी प्रोविजन बने हुए हो गए, जो भी एक्रूड एक्सपेंस हो गए या राइट ऑफ हो गए, जितने भी हो गए वो सारे के सारे पार्ट। तो आप देख सकते हो डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये सारे ऐड कर दिए ना इसने। तो ऐड क्यों करें, इसी तरीके से याद रखना, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट हो गया, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, वो लेस हो जाता है। तो जो आप नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग बोलते हो, वो सारा पार्ट इसमें क्या हो गया, ऐड लेस हो गया, जैसे नॉर्मल सोचते हो। फिर उसके बाद वही इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट का पार्ट आता है। तो देखिए नॉर्मल तो आप सोचोगे कि शेयर कैपिटल इशू करी कैश आएगा,
प्लांट बेचा तो कैश आएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा। लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि करंट असेट डिक्रीज होने पर क्या होती है, वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज होती है। तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने पे क्या करोगे, ऐड करोगे, उल्टा करोगे। तो करंट लायबिलिटी के लिए सीधा सीधा कि इंक्रीज हो रही है तो ऐड और डिक्रीज हो रही है तो लेस। तो कभी एग्जाम में आ गया तो याद रखना, आपको कैश फ्लो की तरह सोचना है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड करोगे, जो कि मैं बताता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें मैं क्या बोलता था, वर्किंग कैपिटल के बाद उल्टा सोचिए, इंक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल तो लेस, डिक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल तो ऐड। या मैंने ऐसे बोला था कि करंट लायबिलिटी में सीधा और करंट असेट में उल्टा, कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो ऐड कर दीजिए, अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो लेस कर दीजिए। और करंट एसेट्स के लिए उल्टा सोचिए, अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो लेस कर दीजिए। तो देखिए इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन डेटर, उल्टा सोचिए, लेस कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट एसेट्स कम हो रही है तो ऐड कर दीजिए। देखिए करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो सीधा सोचा, इंक्रीज इन क्रेडिटर, ऐड कर दिया। और ये जो नॉर्मल सोच रहा है ये नॉर्मल पार्ट है। नॉर्मल मतलब जब भी आप क्या करोगे, अदर सोर्स से रिसिप्ट होगी, मतलब शेयर कैपिटल इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वो सारा पार्ट आ गया। इसी तरीके से लेस में क्या बोलोगे, जो मैंने आपको करंट एसेट बताया और करंट लायबिलिटी का पार्ट बताया। करंट एसेट बढ़ती है तो लेस करोगे, करंट लायबिलिटी घटती है क्योंकि उसमें सीधा सोच रहे हो लेस करोगे। इसी तरीके से आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दिया, कोई आपने कैपिटल पेमेंट कर दिया, कोई आपने डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट आ गया। आपने प्लांट खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आ गया। आपने डिबेंचर रिडीम किया तो इशू करने पर यहाँ आएगा और पे करने पर यहाँ आएगा। इस तरीके से आपका एडजस्टेड पीएनएल मेथड हो गया। और बैलेंस शीट में तो क्या है, देखिए आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ है तो आप क्लोजिंग बैलेंस से निकालते हो, या आपने कोई भी पर्टिकुलर पार्ट बनाया उसमें आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाला, इन्वेस्टमेंट का, फिक्स एसेट का, सबके क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। सिर्फ किसको छोड़ के, कैश और बैंक को, क्योंकि आपको पता है कि कैश और बैंक का बैलेंस वगैरह आ जाएगा। तो बैलेंस शीट बना दो, जिसे हम परफॉर्मा बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो एक बार एग्जाम में आया था, 4 ऑप्शन आए थे, चौथा ऑप्शन आया था शायद कैश साइकिल मेथड, तो हमें वही लेना था कि वो इसका मेथड नहीं होता, किसका, कैश बजट का। कैश बजट की ये मेथड है। तो एक बार आप देखिए एडजस्टेड पीएनएल देख लेना, इसमें जो दे रखे हैं आपको समझ में आ जाएंगे। बैलेंस शीट देख लेना, बैलेंस शीट में जनरली यही बोल रखा होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो आपका कैश है बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट निकल के आ जाएगा। अगर एसेट साइड का ज़्यादा है तो कैश और बैंक निकल के आएगा, और अगर हमारा लाइबिलिटी साइड का क्या, एक तरीके से एसेट का ज़्यादा है लाइबिलिटी का कम है तो लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी का ज़्यादा है एसेट का कम है तो कैश और बैंक, ये आपको पता ही है। अब आपको दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में जनरली यही बोलेगा कि आप क्या बोल सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, परचेज करना है पार्ट। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बना रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि देखिए अगर मैंने 10 से 20 साल का कोई पर्टिकुलर बजट बना दिया, किससे रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, तो मुझे पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में क्या होगा कि उसे पर्टिकुलर 15 साल 20 साल में मुझे उस मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा और उसकी जगह मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने एक बजट बना दिया कि अराउंड 15-20 ईयर्स बाद मेरा इतना अमाउंट लगेगा। वैसे ये सही नहीं है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का भी पार्ट आता है, वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बना सकते हो। इट इज़ द प्लान ऑफ प्रपोज्ड आउटले ऑन फिक्स एसेट and is very closely related to the cash budget. Capital expenditure forecasting is a continuous process and by nature it is a long term function. Capital forecast should be made for a number of years. तो इसमें आप नॉर्मली मेरे हिसाब से ये बोल सकते हो, थोड़ा सा मैंने गलत रीड कर लिया होगा, पर नॉर्मली ये बोल सकते हो कि हर साल जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तो उसको आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर बजट में पुट कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का मतलब ये है। नॉर्मली लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया कि अराउंड 10 to 15 ईयर्स के लिए बनता है। उसके बेसिस पे आप देखते हो कि हर साल आपके क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। क्या पता आपको कोई मशीन को रिप्लेस ना करना पड़ जाए, उसकी जगह नई मशीन परचेज करनी पड़ जाए, या आप ये चाहते हो कि जो पुरानी मशीन है उसी को आप रिपेयर करवा के, यानी उसी का मेंटेनेंस करवा के, उसको सुधरी हुई इम्प्रूवमेंट करके उसी मशीन का यूज़ करो, नई मशीन की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा किसके थ्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के थ्रू। क्योंकि उस केस में जनरली क्या बोलेंगे हम कि ये कैश बजट से एक तरीके से रिलेटेड है क्लोजली, कि कितना एक्सपेंडिचर होगा। अगर लिक्विड होगा तभी तो पे कर पाएंगे, अगर फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल होंगे, यानी लोन लिया होगा और वो कैश बजट में दिखा रखा होगा कि अगर हम अगले साल के लिए लोन लेंगे तब जाके हम मशीन परचेज कर पाएंगे, तो वही पार्ट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाओगे कि हमें कितने की मशीन खरीदनी है। तो ये बोल रहा है कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड बाय नेचर इट इज़ ए लॉन्ग टर्म फंक्शन। तो जनरली जो 10 to 20 ईयर से रिलेटेड होता है।
नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब ये हो गया। अलॉन्ग विद द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट देयर शुड ऑल्सो बी अ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट टू कवर द जनरल बजट पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड विथ ऑल द ऑपरेशनल बजट ऑफ द कंसर्न सो एज टू फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लान। तो ये बोल रहा है कि बाकी सारा पार्ट भी आपको देखना है, प्रोडक्शन करना है किसके हेल्प से, इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो एक तरीके से क्या होती है, कब यूज़ होगी, जब मैन मतलब लेबर उसको यूज़ करेगा किसके थ्रू, मटेरियल को यूज़ करके। तो आपस में एक ये इंटीग्रल पार्ट है, ओवरऑल प्लान का पार्ट है। तो ये नहीं कि आप इंडिविजुअली सोच के सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करो और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दो, कि आपने लेबर भी हायर करने, आपको मटेरियल भी लेना है, तो आपको इनकी भी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ये बोल रहा है। ठीक है, अब आपका दे रखा है मास्टर बजट का पार्ट। देखिए मास्टर बजट क्या होता है कि जितने भी आपने इंडिविजुअल बजट देखे जो फंक्शनल से रिलेटेड थे, जैसे सेल्स बजट देखा, प्रोडक्शन देखा, ठीक है, परचेज बजट यानी मेटेरियल का पार्ट देख लिया आपने उसके अंदर, और आपने इसके अलावा लेबर का पार्ट देख लिया, आपने प्लांट यूटिलाइजेशन देख लिया, आपने ओवरहेड का पार्ट देखा। तो ये बोल रहा है सारा मिलके एक समरी बन जाती है जिसे हम क्या बोलेंगे, मास्टर बजट। तो मास्टर बजट क्या है, इन सारे बजट की एक समरी है। तो ये बोल रहा है मास्टर बजट इज ए कंसोलिडेटेड समरी ऑफ द वेरियस फंक्शनल बजट्स। ए मास्टर बजट इज द समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग इट्स कंपोनेंट फंक्शनल बजट एंड विच इज़ फाइनली अप्रूव्ड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जैसे पर्टिकुलर आप सेल्स में से जितनी भी कॉस्ट लेस करते हो तो प्रॉफिट निकल के आता है, तो इसके थ्रू मास्टर बजट के थ्रू प्रॉफिट का एलिमेंट आपको पता चल जाता है कि प्रॉफिट या लॉस जनरली कितना जनरेट किया जाता है। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, सेल्स यानी इनकम को अलग कर रहा है, कॉस्ट को अलग कर रहा है, उसमें से बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, और लास्ट में ये भी बता रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना निकल के आया है। तो नॉर्मल मास्टर बजट यही होता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको पता चल जाएगा, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो देखिए ये आपको ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पार्ट दे रखा है और बोल रखा है कि आपको क्या बनाना है, बजट प्रेजेंट करना है। तो सेल्स दे रखी है टफन ग्लास की और बैंड टफन ग्लास, जो ये दो प्रोडक्ट है जनरली, इसकी सेल दे रखी है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, तो इसका मतलब ये प्राइम कॉस्ट भी दे रखा है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने आपको क्या बताया था, इनडायरेक्ट मेटल भी होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट लेबर दे दिया एक तो वर्क मैनेजर की और एक फॉरमैन की। इसी तरीके से आपको स्टोर एंड स्पेयर दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, लाइट एंड पावर दे दिया, अदर सन्ड्री दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया, ये सारा पार्ट दे दिया। जैसे भी दे रखा है चाहे गलत दे रखा है, कहने का मतलब मेरे हिसाब से ये डेप्रिसिएशन है, लाइट एंड पावर, ये अदर सन्ड्रीज है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है उसके हिसाब से सही नहीं आ रहा प्रिंटिंग, लेकिन आपको क्या बस समझना है कि फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट में देखिए सेल्स और लेस क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल, स्टोर स्पेयर, जैसे जैसे बोला क्वेश्चन में वैसे वैसे कैलकुलेट किया। अब देखिए ये कभी एग्जाम में आएंगे कि नहीं, क्योंकि आएंगे तो आपके पर्टिकुलर पता है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड आते हैं। जैसे वेरिएंस का आ गया तो वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पूछ लेगा, लिस्ट ए और लिस्ट बी का पार्ट पूछ लेगा। वैसे बजटरी कंट्रोल में क्या करेगा, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछेगा कि स्टैटिक यानी फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में क्या डिफरेंस होता है। मास्टर बजट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं। तो मास्टर बजट किसका टाइप है, समरी बजट का, ऐसे जनरली पूछ लेगा आपका। तो स्टोर एंड स्पेयर्स, लाइट एंड पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, फिक्स देखिए, वर्क मैनेजर, फॉरमैन सैलरी, डेप्रिशिएशन, सन्ड्री, इस तरीके से। तो देखिए वेरिएबल फिक्स अलग कर दिया। अब ये जो आपका आ गया, ये क्या आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नॉर्मल वे में बोल सकते हैं। वैसे तो क्या होता है, फैक्ट्री के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ जाते हैं, लेकिन इसने ये एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ बाद में लेस कर दिए। तो ये जीपी आया ऐसे बोल दिया और जीपी में से लेस क्या कर दिया, ये एक्सपेंस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो इससे क्या पता चला, रेवेन्यू अलग पता चल गया, इनकम अलग पता चल गई, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंस यानी कॉस्ट को भी बांट दिया गया। तो यहाँ पे यही बोलेगा जनरल लाइन में, शुरू में यहाँ पे ये बोल रखा है कि एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सारे जो भी अदर बजट है उसका कल्मिनेशन है, मतलब कंसोलिडेशन का पार्ट है, यानी टोटल ले रहा है, एक साथ प्रिपेयर कर रहा है, सारे पार्ट को एक साथ जोड़ रहा है। इसी तरीके से क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट इन रियलिटी ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बजटेड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जनरली ये रियलिटी में इसको कवर करता है। तो आप देख सकते हैं कि जनरली ये पीएनएल के पार्ट को कवर कर रहा है। मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजटेड कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट फंक्शनल बजट्स एंड बिकम्स द टारगेट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द बजट पीरियड व्हेन इट इज़ फाइनली अप्रूव्ड। तो बजट कमेटी क्या करती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी फंक्शनल बजट है वो मांगती है, उनको कोऑर्डिनेट करती है और एक साथ कंसोलिडेट करके एक समरी बना लेती है। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज इन एनी फेज ऑफ ऑपरेशन, जैसे सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसेस, लेबर कॉस्ट, मेटल कॉस्ट कितनी आ रही है, फैसिलिटीज़ में क्या चेंजेस हो रहा है, वो सारा पार्ट आपको
दो पर्टिकुलर मास्टर बजट देख के, यानी 2 पीरियड के मास्टर बजट देख के, या दूसरी कंपनी से क्या पता कंपेयर करके भी आ सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी ने अलग तरीके से बनाया हो तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स सेग्रीगेट इनकम, कॉस्ट, प्रॉफिट बाय एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बताया मैंने। मास्टर बजट प्रेजेंट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू द डेप्थ अप्रोप्रिएट फॉर द टॉप मैनेजमेंट एक्शन। तो मैनेजमेंट को एक्शन लेना है एक तरीके से, तो उस बेसिस पे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मास्टर बजट में कॉस्ट आर क्लासिफाइड एंड समराइज्ड बाय द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल एज बाय डिपार्टमेंट। तो चाहे आप एक्सपेंसेस वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड ऐसे कर सकते हो, या वेरिएबल फिक्स ऐसे कर सकते हो, इसके अलावा डिपार्टमेंट के टाइप के बेसिस पे भी कर सकते हो। फिर आपको बोल दिया कि दिस इंफॉर्मेशन एक्सटेंड द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ मास्टर बजट। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज माइक्रो इकोनॉमिक पोजिशन रिलेटिंग टू द फोर्थ कमिंग बजट पीरियड। Master budget is not merely a compendium of the theoretical calculation. The figure that it contains are the reflection of the actual intention of the company relating to different areas for the forthcoming budget period. तो यहाँ पे एक तरीके से यही बोलना चाहता है कि मास्टर बजट जब समरी देता है तो उस केस में क्या करता है कि कंपनी के अलग अलग एरिया से रिलेटेड कंपनी आने वाले बजट पीरियड में क्या चाहती है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पार्ट में क्या चाहती है, कंपनी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में क्या चाहती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में क्या चाहती है, तो उसका टोटलिंग पार्ट एक साथ पता चल गया समरी का। अलग अलग नहीं, जैसे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला सेल्स ऑफिस के कितने लगेंगे, डायरेक्ट सेलिंग कितने लगेंगे, वो अलग से है, तो अलग से देखना है तो वो अलग कंपोनेंट देखो, लेकिन समरी देखनी है तो जनरली आप मास्टर बजट को कवर कर दो। ठीक है, अब आपका दे रखा है ये फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल। आप जानते हो कि फिक्स बजट को क्या बोलते हैं, हम स्टैटिक बजट भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली जो फिक्स बजट होता है उसमें हम क्या बोलेंगे कि चाहे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, पर हमारा जो कॉस्ट है उसमें चेंज नहीं होगा, यानी फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा जनरली पार्ट नहीं है रखना कि जब भी हम फिक्स बजट बोलते हैं तो ये नहीं कि फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं, फिक्स के साथ आप वेरिएबल कॉस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी ये पर्टिकुलर आप फिक्स बजट बनाओगे तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनेगा, ये नहीं कि आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि फ्लेक्सिबल बजट में आप क्या कर रहे हो, अगर 60% एक्टिविटी में कर रहे हो तो 70% में क्या होगा, 80% में क्या होगा, ऐसे देख सकते हो। तो आप अलग अलग लेवल के लिए बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सिंगल लेवल के लिए ही बजट बना रहे हो और उसको आप चेंज नहीं कर रहे। बस याद रख लेना यही पार्ट होता है और कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि बजट में भी एस्टेब्लिश आइदर एज फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। अब याद रखना कि ये एग्जाम में आ गया था एक बार कि स्टैटिक और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है, 4 पॉइंट पूछ लिए थे। तो जनरली देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिक्स बजट इज अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमने प्लान्ड लेवल तय किया या प्लान्ड आउटपुट लेवल तय किया उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो वो क्या रहेगा, अनचेंज ही रहेगा। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड, क्या अटेंड किया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हो कि जो भी आपने प्लान्ड आउटपुट लेवल बनाया है एक्चुअल भी उसके आसपास ही बनेगा, एक्चुअल में कोई इतना चेंज नहीं होगा, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप 80% पे काम कर रहे हो तो आप 90% एक्टिविटी पे जा रहे हो या आप 70% पे जा रहे हो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। एंड इज़ नॉट एडजस्टेड टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। यहाँ पे देखिए बोल रहा है फिक्स बजट इज वन विच इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक प्लान आउटपुट लेवल एंड इज नॉट एडजस्टेड टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड एट द टाइम ऑफ कंपेरिजन बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी बजट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में कंपेरिजन की बात आई तो उस केस में लेवल ऑफ एक्टिविटी को एडजस्ट नहीं किया गया, और जो प्लान्ड आउटपुट लेवल है उसके बेसिस पे, तो ये एक इंडिविजुअल आउटपुट लेवल के बेसिस पे होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा आउटपुट लेवल हो सकते हैं, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी का पार्ट आपका हो सकता है। ऑब्वियसली फिक्स बजट कैन बी एस्टेब्लिश ओनली फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए बोल दिया शॉर्ट के लिए, व्हेन द एक्चुअल आउटपुट इज नॉट एंटिसिपेटेड टू डिफर मच फ्रॉम द बजटेड आउटपुट। लेकिन क्या बोल रहा है, हाउएवर ए फिक्स बजट इज लाइबल टू रिवीजन इफ ड्यू टू बिजनेस कंडीशन अंडरगोइंग ए बेसिक चेंज और ड्यू टू अदर रीजन। देखिए कुछ और रीजन आ गया या बेसिक चेंजेस हो गए बिजनेस कंडीशन में, तो तब आप फिक्स बजट कुछ शॉर्ट पीरियड भी चाहे होगा चेंज कर सकते हो। हाउएवर का मतलब क्या हो गया कि आप किसी किसी कंडीशन में चेंज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल में तो क्या होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल और ये बोल रहा है कि ये कब होता है जनरली, जब एक्चुअल ऑपरेशन डिफर वाइडली फ्रॉम दोज प्लान इन द फिक्स बजट। तो कुछ ना कुछ बिजनेस कंडीशन की वजह से जो डिफरेंस हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो तब आपको शॉर्ट पीरियड में भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कंडीशन या किसी अदर रीजन की वजह से, मार्केट की इफेक्ट की वजह से आपको ऐसा करना पड़ा।
और आपको जो बजट था और एक्चुअल का पार्ट था वो डिफरेंस हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको आपको दूर करने के लिए वापस से रिवाइज बजट बनाना पड़ गया। वैसे फिक्स बजट का रिवाइज बजट हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। दीज बजट्स आर मोस्ट सूटेड फॉर फिक्स एक्सपेंस बट दे हैव ओनली ए लिमिटेड एप्लीकेशन एंड इज इन इफेक्टिव एज ए टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ये कॉस्ट कंट्रोल के टूल के फॉर्म में काम नहीं आएगा, क्योंकि जनरली क्या काम आएगा, फ्लेक्सिबल बजट। तो यहाँ पे देखिए किसने दी है मीनिंग, Chartered Institute of Management Accountants London defines flexible budget as a budget which by recognizing different cost behavior pattern is designed to change as volume of output changes। तो देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ही वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होता है उस बेसिस पे क्या होता है, अलग अलग कॉस्ट का पैटर्न आ जाता है। अब ये याद रखना कि एक बार क्वेश्चन में आया था फ्लेक्सिबल बजट में सारी वेरिएबल कॉस्ट ही आती है, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट में क्या है, वेरिएबल भी आती है और फिक्स कॉस्ट भी आती है। हाँ ये है कि फिक्स कॉस्ट जनरली क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ चेंज होती जाएगी। और कभी कभी आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी किए हैं, तो क्या क्या होता है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है ना वो भी 5% बढ़ रही है या कम हो रही है, वो भी पर्टिकुलर पार्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो भी चेंज हो रहा है आउटपुट का लेवल, वो किसकी वजह से हो रहा है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आउटपुट के लेवल में चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ ऊपर फिक्स में क्या हुआ, एक स्पेसिफिक लेवल हो गया, एक प्लान लेवल हो गया, उसमें हम डेविएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या हो गया, हम अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंट कॉस्ट पैटर्न क्या है, कॉस्ट बिहेवियर क्या है। इट इज़ ए बजट प्रिपेयर्ड इन ए मैनर सो एज टू गिव द बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। It is a budget which by recognizing the difference between fixed, semi-fixed and variable cost is designed to change in relation to the activity attained। तो अगर आपको पता है, आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपका फिक्स आता है, सेमी फिक्स भी आता है, तो आप क्या करते हो, या तो उसको चेंज करते हो, नहीं तो क्वेश्चन में बोलता है कि वो 10% से बढ़ रहा है, कि 60% पे कितना है 50,000 है, 70% पे कितना होगा 10% बढ़ गया एक्टिविटी पे तो 55 हो जाएगा। ऐसे 80% में क्या बोल रहा है कि उस 60% से अपना कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो ये 60,000 हो जाएगा और ये 50,000 ही यहाँ पे। तो ऐसे भी बोल सकता है। अगर आपको अलग अलग निकालना है तो जनरली आप अलग अलग निकाल सकते हो। जनरली वो सेमी वेरिएबल में निकालते हो, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट या यूनिट। जैसे आप करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और किसी भी आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट उस स्पेसिफिक आउटपुट के साथ निकल के आ जाएगी। और जो टोटल कॉस्ट में से जो वेरिएबल कॉस्ट अगर लेस करोगे तो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, जो कि हर लेवल के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो जनरली इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। ये बोला इट इज़ डिज़ाइन टू फंड इज बजटेड कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड, आ गया ना। तो याद रखना कि इसमें बहुत सारे लेवल ऑफ एक्टिविटी बनते हैं, जबकि इसमें एक ही लेवल बनता है। फिक्स में क्या बनता है, एक ही लेवल। फ्लेक्सिबल बजटिंग इज डिजायरेबल इन द फॉलोइंग केसेस, वेयर द लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर वेरीज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, आ गया, आइदर ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और टू वेरिएशन इन डिमांड। तो ये बोल रहा है कि अगर सीजनल नेचर है तो उस केस में क्या होता है कि आप अलग अलग एक्टिविटी पे काम करते हो, कि अभी हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 60%, लेकिन वही 6 महीने बाद क्या करेंगे, जैसे ही सीज़न चेंज होगा, जैसे पहले गर्मी का सीज़न है अब सर्दी का सीज़न है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स की, तो 80% पे कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं, वो पार्ट आ गया। या डिमांड में वेरिएशन हो रहा है उसके बेसिस पे हो गया। ठीक, अब देखिए आप बोलोगे कौन सा एग्जाम्पल, कूलर हो गया, AC हो गया, तो जनरली वो एक तरीके से एग्जांपल हो गया, उसके बेसिस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती ही रहती है। आपने बोल दिया कि गर्मी के क्या हो गए, कपड़े हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए, वूलन क्लोथ्स हो गए सर्दियों में, इस तरीके से आपके पार्ट आ सकते हैं। वेयर द बिजनेस इज ए न्यू वन एंड इज़ डिफिकल्ट टू फोरसी द डिमांड, उस केस में आप अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से बजट बना दोगे, कि अगर मैं 50% पे काम करूँ 60, फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट सही अचीव हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि 50 पे अच्छा हो रहा है, 60 पे हो रहा है, 70 पे, अगर 50 पे अच्छा हो रहा है तो आप 60-70 पे बढ़ने की करोगे ही, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉफिट ना नहीं हो रहा, फालतू के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 50% एक्टिविटी पे काम करोगे। वेयर द अंडरटेकिंग इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, जैसे मेटल कम है, लेबर आपको इतने नहीं मिल रहे जो आपको चाहिए, स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्लांट कैपेसिटी आपको यूटिलाइज करना है लेकिन आपके पास प्लांट है ही नहीं, या आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है जिसके थ्रू आप प्लांट खरीद सको। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेक्सिबल बजट इज दैट इट शोज द एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएट टू वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट, ये आपको पता है। इफ द वॉल्यूम चेंजेस द एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएट टू इट कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम द फ्लेक्सिबल बजट फॉर कंपेरिजन विथ एक्चुअल एक्सपेंडिचर एज ए मीन ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप एक एग्जाम्पल देखोगे उसमें आपको क्या देंगे, अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पे वही वेरिएबल भी देगा और फिक्स भी देगा, याद रखना। तो इसका मतलब याद रखना, फ्लेक्सिबल में सिर्फ वेरिएबल नहीं होते, फिक्स भी होते हैं। उसके बेसिस पे आपको एक्सपेंडिचर पता चल गया, कॉस्ट कितनी है, सेल आपको पता है, सेल में से कॉस्ट जाएगी तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा।
या कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया, सेल में से वेरिएबल गया, कंट्रीब्यूशन आ गया और कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट गया तो प्रॉफिट आ गया। क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबल बजट निकालने की दो अप्रोच होती है, एक तो मार्जिनल कॉस्ट वाली अप्रोच जिसे हम बोलते हैं सेल्स में से वेरिएबल, और एक टोटल कॉस्ट अप्रोच जिसमें क्या होता है हम वेरिएबल, सेमी वेरिएबल प्लस फिक्स सारे एक्सपेंस को एक साथ ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट करते हैं और सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर लेते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। अब वो बजट बना और आपने जब एक्चुअल कॉस्ट देखी तो एक्चुअल और बजट के बीच में कंपेयर किया, जिससे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको पता चल गया कि यार कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल कंपैरिजन ऑफ बजट अलाउंस विद एक्चुअल कॉस्ट व्हेन फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड, एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल एक्टिविटीज कंपेयर्ड विद बजटेड कॉस्ट एट एक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, दैट इज टू थिंग्स टू ए लाइक बेस। देखिए याद रखना कि जब भी मैंने आपको वेरिएंस में भी बताया तो उसमें जनरली हमने क्या करा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट करा या स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स किया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल के बेसिस पे ही हमने जो बजटेड का पार्ट है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक स्टैंडर्डाइज पार्ट कर दिया, साइंटिफिकली पार्ट कर दिया। वैसे ही बोल रहा है कि जो एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल एक्टिविटी के बेसिस पे थी, वैसे ही जो बजटेड कॉस्ट है उसको हमने एक्चुअल एक्टिविटी के बेसिस पे देखा। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपने 80% एक्टिविटी पे बजट तैयार किया और आप एक्चुअल में 90% कर रहे हो काम, अब आप बताओ इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे कि नहीं? तो आप क्या करोगे, जो भी आपने बजटेड की मेटेरियल की रेट ले रखी थी, लेबर की रेट ले रखी थी, अब रियल में एक्चुअल में मेटेरियल की रेट अलग हो गई और पर वो 90% पे है, तो आप क्या कीजिए कि जो 80% का पार्ट है उसको 90% में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बोल रहा है। तो जो मेटेरियल की कॉस्ट स्टैंडर्ड थी उसको आप क्या करोगे 90% लेवल के हिसाब से कर लोगे कन्वर्ट, लेबर को क्या करोगे 90% के हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे, तो उस हिसाब से आपकी मेटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी, जिससे बजटेड और एक्चुअल एक जैसे हो जाएंगे और कंपेयर करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। नहीं तो 80-90% का कंपेरिजन ही का है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट आइटम्स ऑफ कॉस्ट हैव टू बी एनालाइज्ड इंडिविजुअली टू डिटरमिन हाउ डिफरेंट आइटम ऑफ कॉस्ट बिहेव टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो आइटम्स ऑफ कॉस्ट है उसको एनालाइज करना चाहिए इंडिविजुअली। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि वही वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल का पार्ट है उसको अलग अलग आपको देखना चाहिए, जो कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के बेसिस पे होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि 80% आउटपुट पे 8000 यूनिट है तो 9% पे 9000, तो उस बेसिस पे आपको अलग अलग पार्ट देखना चाहिए। देयरफॉर इन डेप्थ कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अब देखिए यहाँ फीचर दे रखे हैं, अब मैं क्या करूँ, इतना पार्ट दे रखा है क्योंकि कवर कराना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, अपन इतना ही पार्ट देखेंगे और बाकी जो पार्ट बचेगा मतलब अराउंड अपने 4 पेज बचेंगे, 4 to 5, उसको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि आपको इतना ज़्यादा पार्ट टिपिकल भी ना लगे। अभी मैं आपको क्या करूँगा, एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा फ्लेक्सिबल का, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं इतनी बार क्या बोल रहा हूँ। फॉलोइंग आर द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ए रेंज ऑफ एक्टिविटी इंस्टीड ऑफ ए सिंगल लेवल। ठीक है, तो बोल रहा है सिंगल लेवल की जगह रेंज ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहली बात, अगर सिंगल लेवल की बात करते हैं तो कौन सा है, स्टैटिक बजट की बात करता है। दे प्रोवाइड ए वेरी डायनेमिक बेसिस फॉर कंपेरिजन बिकॉज दे आर ऑटोमेटिकली गियर टू चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ उस हिसाब से कॉस्ट में भी चेंज हो गया। फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रही लेकिन वेरिएबल कॉस्ट किसके हिसाब से चेंज हुई, आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। दे प्रोवाइड ए टेलर मेड बजट फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। देखिए टेलर मेड बजट का मतलब क्या हो गया, आपके पास पहले से ही पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से आपने मान लो 50%, 60%, 70% इसके हिसाब से आपने काम कर लिया या बजट बना दिया, तो आप आराम से क्या करोगे, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप एक्चुअल में काम करोगे, जैसे मान के चलो कि आपने 60% एक्टिविटी पे 6000 यूनिट प्रोड्यूस करी या बेची, उसके बेसिस पे आपको कॉस्ट पता चल गई कि आपने जो बजट बनाया था और एक्चुअल था उसमें कंपैरिजन आपने कर लिया, और जो भी डेविएशन हुआ उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको 60% पे आपने काम किया। अगर 70% पे कर रहे हो तो उस पर भी आपको बजट कॉस्ट पता है, उसी तरीके से आपको एक्चुअल कॉस्ट भी पता चल गई, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो गई। तो एक टेलर मेड है, यानी पहले से सब कुछ अवेलेबल है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। दीज आर बेस्ड अपॉन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न। ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट में भी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मेथड, टेबुलर मेथड और मल्टी एक्टिविटी, फॉर्मूला मेथड और रेशो मेथड और ग्राफिक मेथड, ऐसे बोल दिया इसने। अब देखिए मैं तो आपको हिंट ही दे सकता हूँ, तो एक बार देखिए टेबुलर मेथड और मल्टी एक्टिविटी मेथड, क्योंकि मुझे जितने इलस्ट्रेशन मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको टेबुलर या मल्टी एक्टिविटी का दे रखा है कि अगर 10,000 यूनिट होगी तो देखिए प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया आपका। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और डायरेक्ट वेरिएबल दे दिया आपको। तो जनरली देखिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये दे दिया आपको। अब आप देख सकते हैं 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये फिक्स ओवरहेड दे दिया। तो आप देख सकते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो ये फिक्स है और बाकी सारे वेरिएबल हैं क्योंकि ये आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख लेना चाहिए 70, 25, 25 ये दे रखिए ना। तो अगर आप देखोगे ये 7 लाख हो गया, 8000 पे ये 5 लाख 60 हो गया, और ये कितनी यूनिट थी,
ये 6000 यूनिट थी, तो इस पे देखिए 420 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट कम होने पर कम होती जा रही है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो कम नहीं हो रही। तो फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, जब पर यूनिट का पार्ट होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम है। जैसे आउटपुट से डिवाइड करोगे, अगर आप 8000 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 6000 डिवाइड करोगे तो आप देखिए ये 12.50 आएगी और ये 16.67 आएगी। इसको अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये 10 रुपीज़ आएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो आपको पता है कि वो कम होती जाती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम ही रहती है। देखिए, जबकि टोटल में वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कम होती जाती है, या आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ये बताया था मैंने। वैसे सेलिंग बांट दिया फिक्स और वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन बांट दिया फिक्स एंड वेरिएबल, ऐसे भी हो सकता है। ये टोटल कॉस्ट वाली अप्रोच है। ऐसे ही एक मार्जिनल कॉस्ट वाली अप्रोच होती है। देखिए क्वेश्चन दिया होता है तो बता देते हैं आपको। चलो मैं एक और दिखा देता हूँ। अगर मुझे पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड मिला, देखिए ये मिल गया, आपको थोड़ा दिख रहा होगा वैसे तो। अब देखिए, तो आप देखिए ये वेरिएबल एक्सपेंस आ गया, ये सेमी वेरिएबल आ गया, ये फिक्स एक्सपेंस आ गया। ये भी आपकी टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, क्योंकि टोटल ले लिया, ये सेल का पार्ट ले लिया, तो वेरिएबल अलग, सेमी वेरिएबल सारा एक साथ लिख लिया, तो उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन आपको पता है कि 60%, 75% एक्टिविटी, 90% उस पर आपको अलग अलग करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन एक्टिविटी या अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। अगर आपको आउटपुट दे रखा है तो उसके बेसिस पे याद रख लेना। अब देखिए, अगर आपको है ना अगला मेथड दे रखा होगा, अगला मतलब कौन सा, अगर फॉर्मूला मेथड दे रखा है या रेशो मेथड दे रखा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आप तो बोलेगे सर ये तो हमने लीस्ट स्क्वायर में देखा है, वो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हाँ वही होता है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या होती है, आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। बी मतलब बीटा की तरह होता है ना, जैसे चेंज। तो जनरली क्या होता है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं। और एक्स क्या होता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपने सेट कर रखा है, जैसे ही लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर 10,000 यूनिट है, ठीक, और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जैसे मान के चलो फिक्स कॉस्ट 1 लाख दे रखी है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज़ पर यूनिट दे रखी है, और अगर 10,000 आ गया आपका कितना आउटपुट, तो 10,000 इंटू 2 20 हो गया। 20 प्लस 1 लाख, 1 लाख 20 हो गई। कितने पे, 10,000 यूनिट पे। अगर 12,000 यूनिट रहती है तो उस पर क्या होगा, 12,000 इंटू 2 24, और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, तो 1 लाख 24, ऐसे बोल सकते हो आप। तो आप देख लीजिए कि इस तरीके से आपका कॉस्ट का पार्ट निकलता हुआ आता जाएगा टोटल कॉस्ट। तो वो कौन सा मेथड हो गया, फॉर्मूला मेथड। ग्राफिक मेथड आप जानते हो क्या होता है कि देखिए आपने जिस तरीके से अभी फॉर्मूला मेथड से अलग अलग आउटपुट लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट पता ही है आपको पर यूनिट, या आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, 2 रुपीज़ पर यूनिट थी, इंटू 10,000 आउटपुट पे कितनी होगी, इंटू 12,000 आउटपुट पे कितनी होगी, इंटू 8,000 आउटपुट पे कितनी होगी, इंटू 14,000 पे कितनी होगी। इस तरीके से आपने अलग अलग बना दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गई, और फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख है ही। तो आपने एक ग्राफ बनाया, उस पर आपने फिक्स कॉस्ट पुट करी जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगी एक्स एक्सिस के। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आउटपुट के साथ चेंज होती है, तो वो 0 पे चालू होगी, और टोटल कॉस्ट आपकी ऐसे चालू होगी। देखिए, तो ये हो गया एक ग्राफिक मेथड। तभी मैं बोलता हूँ कि इसको सिस्टमेटिकली खुद करके देखिए। अभी मैंने देखिए पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे आता है। मैं मेरे सामने चाहे कोई किताब भी नहीं है, आप चाहे घर पे आके देख सकते हो, जयपुर में घर है, तो हम मुझे पता है कि पर्टिकुलर ग्राफिक मेथड में जनरली क्या आएगा, ग्राफ आएगा, जिसमें नीचे क्या होगा, आउटपुट का लेवल होगा, और इधर क्या आएगा, कॉस्ट का पार्ट आएगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में क्या होगा, पहले से पढ़ लिया मैंने तो मेरे को ध्यान रहेगा, तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि हाँ इसमें तो सर ने ए प्लस बी एक्स बताया था, वाई इज इक्वल टू, वाई को सर ने क्या माना था, टोटल कॉस्ट माना था। अब इसमें डिटेल पार्ट कवर कराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरली आपके फ्लेक्सिबल बजट के मेथड पूछ लेगा। तो याद रखना, आपके जरूरी नहीं है कि अंदर के पार्ट पूछे, आपके बस यही पूछेगा। अब जो अगली वीडियो में पार्ट आएगा आपका, वो बेसिक, करंट, जीरो बेस, देखिए ये पार्ट है। फिर आपका डिफरेंस का पार्ट है, कंट्रोलिंग रेशोज़ भी हैं, फिर आपके डिफरेंस का पार्ट भी है, और ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट रह गए वो भी है। तो मेरे हिसाब से अगली वीडियो में भी आपका 45 मिनट की वीडियोस में सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो वैसे मैंने सोचा था कि 2 वीडियो में होगा, लेकिन वही पिछली वीडियो में क्या था कि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, बार बार क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता कि कंप्यूटर क्लोज हो जाता। इस चक्कर में मैंने क्या कर दिया, आपको थोड़ी सी वीडियो प्रोवाइड कर दी, मतलब 50 या 45 मिनट की ही वीडियो प्रोवाइड की थी, पूरी नहीं कर पाया। 55 मिनट की वीडियो प्रोवाइड की थी, और अभी भी जो बनी है वो 53-55 मिनट की वीडियो बनी है। तो अगली वीडियो में भी इतना ही पार्ट होगा। देखिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है और थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा ना 15, आपको खुद पता चल जाएंगे। टोटल मिला के मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, स्टैंडर्ड के और बजटरी कंट्रोल के। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार, थ्योरेटिकल पार्ट तो इसमें मेन ही है सारे कंटेंट में, जितने भी सर ने करवाएं। ठीक, किसी किसी में मैं प्रैक्टिकल करवा देता हूँ,
लेकिन इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रहा, तो मैं साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।